हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी धुरंधर द रिवेंज को। ये धुरंधर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लो, नहीं तो स्टोरी क्लियर नहीं होगी। मैंने फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमजा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ उसका पास्ट रिवील होता है कि वो कौन था और यहाँ तक वो कैसे पहुंचा। असल में उसका असली नाम जसकीरत सिंह रंगी था, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल लाइफ जी रहा था। और अगर बात करें उसकी फैमिली की, तो उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और उसकी 2 बहनें थी। जस्सी के पिता आर्मी में सूबेदार थे और उसके दादा भी फौज में रहे थे, इसीलिए बचपन से ही जसविंदर का सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, और इसी वजह से वो भी मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है। एंड जब वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने के लिए अपने घर से चला जाता है, तो पीछे से गाँव में उसके पिता का झगड़ा MLA सुखविंदर सिंह के साथ हो जाता है। और ये झगड़ा केवल एक छोटी सी जमीन को लेकर के होता है, और इसी वजह से सुखविंदर और उसके परिवार के 12 लोग मिलकर जसविंदर के पिता को जान से मार देते हैं और उन्हें उन्हीं के खेत में फांसी पर लटका देते हैं। और अब इसके बाद वही लोग उसकी दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, जिनमें से एक बहन हरलीन को वहीं पर वो लोग जान से मार देते हैं, जबकि जसलीन को जिंदा पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। एंड वो उसे अपने ही पास के खेत में बने ट्यूबवेल जैसी जगह पर कैद करके रख लेते हैं और रोज उसके साथ जबरदस्ती भी किया करते थे। जब जस्सी ट्रेनिंग से वापस आता है और उसको ये सब कुछ पता चलता है, तो वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे पता चलता है कि उसकी माँ ने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि सामने MLA सुखविंदर का दबदबा था। जस्सी अपने दोस्त गुरबाज पिंडा से मिलता है। असल में पिंडा बचपन से ही जस्सी की छोटी बहन जसलीन से प्यार किया करता था। एक्चुअली गुरबाज पिंडा के जो पिता थे वो पंजाब में नशे का बिजनेस किया करते थे, और वो माल को एक यूपी के गैंगस्टर आसिम अहमद से मंगाया करते थे, और इसीलिए गुरबाज पिंडा माल का ऑर्डर देने के लिए यूपी में इलाहाबाद जाता है, और यहाँ पर उसके साथ जस्सी भी होता है। ऑर्डर देते वक्त पिंडा चालाकी से AK-47, कुछ मैगजीन्स और कुछ गन्स भी मांग लेता है। इस पर आतिफ अहमद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि गन्स की क्या जरूरत पड़ गई, तुम लोग तो सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस करते हो। जिस पर पिंडा झूठ बोल देता है कि ये सब उसके पापा ने मंगवाया है, और ये सुनकर आतिफ बिना शक किए हुए उसे गन और बाकी सामान दे देता है। और अब क्या था, पिंडा को यहाँ पर गन और मैगजीन्स मिल चुकी थी, और वो सारी की सारी मैगजीन्स और गन को जस्सी के लिए दे देता है। और अब जस्सी के हाथ में हथियार आ चुके थे, और वो सीधे निकल पड़ता है अपनी बहन को बचाने के लिए। एंड वो सीधा MLA सुखविंदर सिंह के घर में घुस जाता है और एक एक करके उसके पूरे परिवार पर हमला कर देता है। ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं, जहाँ पर जस्सी बिना रुके उन सभी 12 लोगों को एक एक करके जान से मार देता है। एंड वो आखिर में सुखविंदर सिंह को पकड़ता है, तो उससे पूछता है कि उसकी बहन कहाँ पर है। मरते मरते सुखविंदर सच बता देता है कि जसलीन को खेत में रखा गया है। इसके बाद जस्सी उसे भी खत्म कर देता है और सीधे वहाँ पर पहुंचकर अपनी बहन को बचा लेता है। देन हम देखते हैं जस्सी पर केस स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसने एक ही परिवार के 12 लोगों को जान से मार दिया था। उसके वकील उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन केस इतना क्लियर होता है कि उसे फांसी की सजा तय लगती है, चाहे वो आर्मी ट्रेनिंग में क्यों न रहा हो। फिलहाल पुलिस उसे जेल में डाल देती है और उसकी फांसी की सजा लगभग तय हो जाती है। और जब कोर्ट से उसे जेल लेकर जाया जा रहा था, तो वो अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि वो उसकी बहन और उसकी माँ का ध्यान रखे। और अब जब पुलिस कई दिनों के बाद उसे जेल से कोर्ट लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक से कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं, और उसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग जस्सी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। और जिन लोगों ने जस्सी को किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि अजय सान्याल के लोग थे। यही पहली बार जसकीरत की मुलाकात अजय सान्याल और शशांक बंसल से होती है। एंड अजय सान्याल उसे यहाँ पर क्लियर करता है कि वो उसे फांसी से बचा सकता है, लेकिन इसके बदले उसकी पूरी जिंदगी उसकी होगी। ये सुनने के बाद जस्सी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है। उसने हमेशा देश के लिए सोचा, लेकिन अब उसे ये सब सही नहीं लग रहा है। और अब अजय सान्याल उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं है, बल्कि देश के लिए एक दूसरा मौका है। अगर वो चाहे तो अपनी कहानी खुद लिख सकता है। फिर अजय सान्याल उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी माँ और बहन का पूरा ख्याल रखेगा। और अब ये सुनने के बाद हमजा भी मान जाता है। देन उसके बाद उसको एक नई पहचान दे दी जाती है, और अब उसका नाम हमजा रख दिया जाता है। यहीं से उसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी स्टार्ट की जाती है, जहां उसे एक खतरनाक मिशन के लिए रेडी किया गया था। और क्योंकि उसे पुलिस कस्टडी से किडनैप किया गया था, इसी बहाने गवर्नमेंट उसकी माँ और बहन को सपोर्ट देने लगती है, और उसे हर महीने 30,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भी अगले 36 सालों तक कंटिन्यू रहने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ जस्सी की माँ और बहन को यही लगता था कि उस किडनैपिंग के दौरान उनके भाई की मौत हो चुकी है। यानी साफ मतलब ये था कि जस्सी अब अपनी फैमिली की नजरों में मर चुका था, और अब वो हमजा बन गया था और अपनी नई जिंदगी जी रहा था। और अब यहाँ पर हमजा का मिशन स्टार्ट होने वाला था। अजय सान्याल उसे बताता है कि जब तुम यहाँ से कराची पहुंचोगे, तो वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात आलम जूस वाले से होगी, जो कि हमारा ही सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, और वो हर वक्त तुम्हारी मदद करता रहेगा। सो गाइज, ये मिस्ट्री एजेंट कौन था, ये हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। खैर, इसके बाद हमजा को दुबई से कराची भेज दिया जाता
जाता है मिशन को करने के लिए और यहीं से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, यानी 2009 में। ये वही सीन था जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था और आप सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट पार्ट के लास्ट में रहमान डकैत की मौत हो चुकी थी और उसे हमजा ने मारा था और इसी वजह से माहौल पूरी तरीके से बदल गया था। और इसी बीच हमजा अकेले में बैठकर अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद कर रहा था, यानी अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो हमजा की यादें थी। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट में हमजा ने रहमान डकैत को मारा था, लेकिन यहाँ पर सबको यही लग रहा था कि ये काम असलम ने किया है और इसी गलतफहमी की वजह से रहमान डकैत का भाई उजैर असलम से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। वो किसी भी हालत में असलम को मारना चाहता था। देन हम देखते हैं रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में छोटे छोटे गैंग्स एक्टिव हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे सबसे बड़ा नाम अरशद पप्पू का बनकर सामने आता है। अब पूरे लियारी पर उसी का कंट्रोल बनने वाला था। इसी बीच हमजा उजैर के सामने अरशद पप्पू के एक खास आदमी रिजवान को पकड़कर लेकर आता है, लेकिन ट्विस्ट ये था कि रिजवान भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट था जो कि अंदर से उसी के गैंग में घुसकर काम कर रहा था। और यहाँ पर रिजवान उजैर को बताता है कि एसपी असलम के साथ साथ रहमान डकैत की मौत में अरशद पप्पू का भी हाथ था और ये सब कुछ रिजवान ने हमजा के कहने पर कहा था। ये सुनने के बाद उजैर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और अब वो अरशद पप्पू को भी खत्म करना चाहता था। और अब उजैर के पीछे क्योंकि हमजा खड़ा था, जिसकी वजह से उजैर को और भी ज्यादा ताकत मिल गई थी और अब वो दोनों मिलकर पूरी लियारी में दहशत फैलाने लगते हैं। और अब दोनों गैंगों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ अरशद पप्पू का गैंग था और दूसरी तरफ हमजा और उजैर का गैंग था। पूरी लियारी में हर जगह टकराव स्टार्ट हो गया। डर धमकी, शूट आउट और बम्बारिया ब्रोस की बात बन चुकी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर दिन खून खराबा होना नॉर्मल हो गया था। और अब इन दोनों की वजह से अरशद पप्पू छुप कर बैठ जाता है और वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इसीलिए हमजा एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि लियारी में आग लगा दो ताकि वो मजबूर हो जाए बाहर निकलने के लिए। हम देखते हैं हमजा और उजैर हालात और भड़का देते हैं। चारों तरफ ब्लास्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी लियारी में आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और अब छुपा बैठा अरशद पप्पू घबरा जाता है और जमाली को कॉल करता है, जो कि हमजा का ससुर भी था। अरशद पप्पू जमाली से कहता है कि कैसे भी करके वो उसे लियारी से बाहर निकाले, जिस पर जमाली कहता है कि अभी हालात बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। जमाली उसे कहता है कि मेरी पुरानी दूध की फैक्ट्री है, मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हें वहाँ पर सेफली पहुँचा देता हूँ और जब यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलवा दूंगा। इसके लिए अरशद पप्पू भी मान जाता है। देन हम देखते हैं जमाली के लोग उसे गाड़ी में लेकर जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ उसे दूध की फैक्ट्री तक पहुँचा देते हैं। और अब जैसे ही अरशद पप्पू फैक्ट्री तक पहुँचता है, वहाँ पर हमजा और उजैर पहले से अपने लोगों के साथ मौजूद थे। असल में ये पूरा सेटअप हमजा का ही प्लान था। उसी के कहने पर जमाली ने उसे यहाँ पर बुलवाया था। और अब क्या था, उजैर अरशद पप्पू पर टूट पड़ता है और उसे काफी ब्रूटली मारता है। देन वो उसे गाड़ी के ऊपर बांध देता है और रस्सी को पकड़ लेता है और हमजा गाड़ी चलाते हुए उसे पूरी लियारी में घुमाने लगता है ताकि सबको उसका अंजाम दिखा सके। देन हम देखते हैं उजैर यहाँ पर सारी हदें पार कर देता है। वो अरशद पप्पू के सर को बेरहमी से धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को फुटबॉल बनाकर पूरे लियारी में खेलने लगता है। और ये खौफनाक नजारा देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। पूरा लियारी दहशत में चला जाता है और कोई भी कुछ नहीं बोलता। और इसी दौरान हम देखते हैं कि हमजा चुपचाप ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। देन हम देखते हैं ये वीडियो जमाली, इकबाल और एसपी असलम साथ बैठकर देखते हैं। वीडियो देखकर एसपी असलम समझ जाता है कि उजैर का अगला टारगेट वही है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। उजैर को पकड़वाना है और फिर जेल के अंदर ही उसे खत्म कर देना है और बाहर दुनिया को बस यही दिखाना है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। और अब ये सुनने के बाद जमाली तुरंत हमजा के पास पहुंचता है और उसे बता देता है कि एसपी असलम उजैर को प्लान करके गिरफ्तार करवाने वाला है ताकि बाद में जेल के अंदर ही उसे मरवा सके। और ये सुनते ही हमजा तुरंत उजैर को समझाता है कि कुछ दिनों के लिए वो दुबई चला जाए, यहाँ का सारा मामला वो खुद संभाल लेगा। लेकिन असली गेम कुछ और था। एक्चुअली हमजा खुद भी यही चाहता था कि उजैर यहाँ से हट जाए, क्योंकि अगर वो चला जाता तो पूरी लियारी पर सिर्फ हमजा का ही राज रह जाता, क्योंकि बाकी सारे गैंग्स को तो वो पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन उजैर जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो एसपी असलम को मारकर ही रहेगा, उसे अपने भाई का बदला चाहिए। देन हमजा उसे समझाता है कि अभी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, सही टाइम आने पर वो खुद उसे मौका देगा। काफी समझाने के बाद आखिरकार उजैर मान जाता है और दुबई के लिए निकल जाता है और यही हमजा चाहता था। जैसे ही उजैर हटता है, हमजा सीधे रहमान डकैत की गद्दी पर बैठ जाता है और पूरी लियारी पर अब उसका कंट्रोल हो जाता है। और जैसे ही उजैर दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचता है, उसी टाइम हमजा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दुबई पुलिस को दे देता है, जिसकी वजह से सीधा उसे एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब बस यहीं से हमजा बन जाता है लियारी का नया किंग और अब उसका पूरा कंट्रोल हो चुका था और वो इकबाल और शिरानी के साथ भी अपने रिश्तों को और मजबूत कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एसपी असलम को देखते हैं, जो 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को पकड़ता है और उन्हें आतंकवादी बताकर फर्जी एनकाउंटर कर देता है, मेडल भी ले लेता है और उन चारों को जान से मार देता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन लड़कों में शिरानी का बेटा भी शामिल था
और अब जब ये बात हमजा को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे बेगुनाह स्टूडेंट्स को नहीं मारना चाहिए था और इसीलिए वो अपने ससुर जमाली से कहता है कि तुम्हें अपनी पार्टी बदलनी होगी। हमजा कहता है कि उसे जरवारी की पार्टी छोड़कर नवाब शरीफ की पार्टी ज्वाइन करनी होगी। असल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की राइवल थी और हमजा ये चाल इसलिए चलता है क्योंकि वो जरवारी को गद्दी से हटाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसी के ऑर्डर पर एसपी असलम ने उन 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को मारा था। साथ ही हमजा ये भी समझ चुका था कि उन 4 बेगुनाह बलूच स्टूडेंट की मौत के बाद अब जरवारी की पार्टी ज्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका था और यही मौका देखकर हमजा ने पहले ही अपनी चाल सेट कर ली थी। इसके बाद हमजा के कहने पर जमाली जरवारी की पार्टी छोड़कर नवाब शरीफ की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। साथ ही हमजा खुद भी नवाब शरीफ से मिलकर अपनी कनेक्शन मजबूत कर लेता है। और अब क्या था, इलेक्शन होते हैं और जरवारी की पार्टी हार जाती है। हर तरफ हमजा की पकड़ बन चुकी थी, पॉलिटिक्स से लेकर अंडरवर्ल्ड तक। शेरानी और बलूच दोनों के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो गए थे और धीरे धीरे उसे भी रहमान की तरह शेर बलूच का दर्जा मिलने लगा। खैर, अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है और साल 2014 आ जाता है, जहां भारत में नरेंद्र मोदी पीएम बन जाते हैं और यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। अब हालात पहले जैसे आसान नहीं रहे थे, हर चीज पर सख्ती बढ़ चुकी थी और इसी दौरान हमें इकबाल के पिता दिखाए जाते हैं, जो कि सन 1971 की जंग में शामिल रहे थे और उनका पास्ट काफी ज्यादा डार्क था। लेकिन अब नए हालात देखकर वो समझ रहे थे कि समय बदल चुका है। वो इकबाल से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि अब पहले की तरह खुलकर कुछ भी करना आसान नहीं था। सिक्योरिटी टाइट हो चुकी थी और हर कदम पर रिस्क बढ़ गया था और इसी वजह से वो अपने बेटे इकबाल से काफी ज्यादा नाराज थे। तभी अचानक इकबाल के पास बड़े साहब का कॉल आता है और यहीं से स्टोरी में एक नया मोड़ आ जाता है। देन हम देखते हैं इकबाल, जमाली, एसपी असलम सभी बड़े साहब से मिलने जाते हैं। साथ ही हमजा को भी बुलाया गया था, इसीलिए वो भी उनके साथ जाता है। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक बहुत ही शानदार आलीशान घर को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर अंदर एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। ये बीमार आदमी कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन देखकर हमजा हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दाऊद और इकबाल ने इंडिया को अंदर से कमजोर करने के लिए इतने बड़े प्लान बनाए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दाऊद पंजाब में नशीली चीजें बेचता है और वहीं से जो पैसा आता है उसे इकबाल और बाकी लोग हथियार खरीदते हैं और हिंदुस्तानियों पर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। खैर, दाऊद यहाँ पर सभी को बताता है कि पंजाब से कुछ लोग ड्रग्स खरीदने यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि वो पंजाब में ही ड्रग्स की सप्लाई करता है एंड वो हमजा को इन लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी देता है। हमजा ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में वो हाँ कर देता है। एंड जब वो एयरपोर्ट पर पंजाब से आए लोगों को लेने के लिए जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उन 3 लोगों में उसके बचपन का दोस्त गुरबाज पिंडा भी था। ये देखकर हमजा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन का पति यानी उसका ही दोस्त इस काम में शामिल होगा। सो गाइस, यहाँ पर हमजा पिंडा को पहचान लेता है, लेकिन गुरबाज पिंडा उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि अब हमजा के लंबे बाल थे, शेविंग हो चुकी थी, बॉडी भी थोड़ा बदल गई थी। और इसके बाद ये सभी लोग मिस्त्री के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। सो गाइस, ये वही मिस्त्री है जिसने पहले अजय सान्याल को प्लेन हाईजैकिंग के टाइम कहा था कि हम उनके पड़ोसी हैं, लेकिन वो लोग उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब ये नशीली चीजें गुरबाज पिंडा के सामने डाल दी जाती हैं। वो उन सारी चीजों को चेक करता है और डील फाइनल हो जाती है। यहाँ पर इकबाल को किसी काम से जाना पड़ता है और वो उन तीनों की जिम्मेदारी हमजा को सौंपकर वहां से चला जाता है और हमजा पंजाब से आए हुए सारे मेहमानों के लिए अपने घर में एक आलीशान पार्टी रखता है। और इस पार्टी में गुरबाज पिंडा काफी ज्यादा नशे में होता है। देन वो हमजा से कहता है कि वो उसे वॉशरूम लेकर जाए और हमजा जब उसे वॉशरूम लेकर जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुझे घर की याद नहीं आती। ये सुनकर हमजा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि गुरबाज पिंडा ने एयरपोर्ट पर ही हमजा को पहचान लिया था, लेकिन उसने उसके सामने कुछ भी नहीं बोला था। एंड यहाँ पर गुरबाज पिंडा हमजा से बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और भारत उसका देश नहीं है, उसे अपना आजाद पंजाब चाहिए। और इसीलिए वो हमजा को बताता है कि जब हमजा की माँ के अकाउंट से हर महीने 30,000 रुपए आने लगे थे, तभी उसे शक हो गया था कि हमजा जरूर एक हिंदुस्तानी एजेंट है और वो आज उसने देख भी लिया। वो हमजा से कहता है कि जैसे हम साथ में बड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी सिस्टम ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। इसीलिए वो हमजा से कहता है कि वो उसके बारे में सबको बता देगा। अब हमजा उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गुरबाज पिंडा हमजा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। हमजा उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और ना चाहते हुए भी उसे गुरबाज पिंडा को जान से मारना पड़ता है। गुरबाज पिंडा के मारे जाने पर हमजा काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब सबको उसकी असलियत पता चल सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर आलम आ जाता है और अब आलम हमजा से कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन तुम इन सब में बहुत अंदर चले गए हो और तुम्हें आगे भी जाना है। फिर आलम खुद गुरबाज पिंडा के खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और हमजा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हमजा वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गुरबाज पिंडा की मौत हो चुकी है,
तभी एसपी असलम और बाकी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और आलम को पकड़ लेते हैं। आलम भी बहुत ही इजीली सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि मैं एक हिंदुस्तानी जासूस हूँ और मैंने ही ये सब किया है। ये सुनते ही एसपी असलम उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन कौन था। तभी हमजा वहाँ पर आता है और आलम को डायरेक्ट शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। क्योंकि हमजा जानता था कि अगर आलम जिंदा रहा तो ये लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे और आलम किसी भी तरीके से उसका नाम उनके सामने बताएगा नहीं और वो टॉर्चर होता रहेगा। और अब यहाँ पर हमजा ने आलम को डायरेक्टली शूट कर दिया था, इस वजह से एसपी असलम और उमर को हमजा पर शक हो जाता है और इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो हमजा पर नजर रखेंगे। और अब जब वो लोग ये बात आपस में कर रहे थे तभी हमजा की वाइफ एलिना ये सब कुछ सुन लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमजा के एक बच्चा भी हो गया था। उसकी वाइफ एलिना चौधरी एसपी असलम और उमर की बात सुन लेती है। फिर वो हमजा के कमरे में जाकर उसके सारे सामान की तलाशी लेती है और काफी देर खोजबीन के बाद उसे एक डायरी मिलती है जिसमें हमजा ने अपने दुश्मनों के नाम लिखे थे। ये देखकर एलिना समझ जाती है कि हमजा असल में एक इंडियन एजेंट है। वहीं दूसरी तरफ हमजा बहुत टूट चुका था क्योंकि आज उसने आलम को खुद मार दिया था। उसने अंदर बहुत दर्द और गुस्सा था, वो उसे बहुत मिस कर रहा था। खैर उसके बाद जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ एलिना उसके सामने गन तान देती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और साथ ही मेरे देश को धोखा दिया। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो और तुमने मुझसे शादी कर ली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब हमजा उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे देश का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों का दुश्मन हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ इतने सारे लोगों को मारा है। मुंबई ब्लास्ट में कितने सारे लोग मारे गए, ये सब मैंने देखा है। ये लोग तुम्हारे देश के भी सच्चे नहीं है। वो कहता है कि कैसे ये लोग तुम्हारे ही देश के स्टूडेंट्स को पकड़कर फेक एनकाउंटर कर देते हैं। ये लोग हिंदुस्तान से ज्यादा खतरनाक तो पाकिस्तान के लिए है। ये सुनकर एलिना भी हमजा की बात को समझ जाती है एंड वो कहती है कि एसपी असलम को तुम पर शक हो गया है एंड जो कुछ भी तुम्हें करना है जल्दी करो, लेकिन इन सब के बीच हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही वो हमजा को माफ भी कर देती है क्योंकि उसे पता था कि हमजा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी तरफ इकबाल के पिता फिर से उसे ताना दे रहा था। आज इकबाल इतना गुस्से में था कि उसने अपने ही पिता को जान से मार दिया। वही हमजा अपने प्लान को सुरक्षित रखने के लिए एसपी असलम को अपने रास्ते से हटाने की तैयारी करता है क्योंकि उसे एलिना ने पहले ही बता दिया था कि असलम उस पर शक कर रहा है और हमजा नहीं चाहता था कि उसका प्लान और उसका राज सबके सामने खुल जाए। वहीं दूसरी तरफ दुबई से उजैर को पाकिस्तान लाया जा रहा था और असलम भी डिसाइड करता है कि रास्ते में उजैर को जेल ले जाने से पहले ही वो मरवा देगा ताकि उसका दुश्मन भी खत्म हो जाए। देन हम देखते हैं हमजा सीधा शिरानी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को असलम ने मारा था, जिनमें तुम्हारा बेटा भी शामिल था। ये सुनते ही शिरानी हमजा से कहता है कि बस मुझे बता दो कि असलम कब और कहाँ से गुजरेगा, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। और हम देखते हैं हमजा ने पाकिस्तानी पुलिस में भी अपने कुछ आदमी लगा रखे थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि असलम किस रास्ते से जा रहा है वो ये जानकारी हमजा को दे देते हैं और हमजा ये सब कुछ शिरानी को बता देता है और बलोचों की आर्मी उसके पीछे लग जाती है। मौका मिलते ही एक बलोच लड़का अपनी बम से लोडेड गाड़ी लेकर असलम की गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे ब्लास्ट होता है और असलम की वहीं पर डेथ हो जाती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं हमजा अजय सान्याल को बताता है कि दाऊद 60,000 करोड़ नकली करेंसी इंडिया भेजने वाला है और ये खबर जैसे ही अजय सान्याल तक पहुंचती है वो तुरंत पीएम को इन्फॉर्म कर देता है और इसके बाद भारत में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं और इसकी वजह से पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है। और इस सब की वजह से आतिफ अहमद भी पूरी तरीके से हिल गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। असल में आतिफ अहमद भी यूपी में इकबाल के कहने पर ही क्राइम और ड्रग्स सप्लाई किया करता था। इस खबर से जावेद खनानी भी पूरी तरीके से बौखला गया था। इसी दौरान अजय सान्याल हमजा से कहता है कि उसे फ्री हैंड दिया जा रहा है, जितने लोगों को मार सको मार दो, बाकी एजेंट्स भी इसी काम में लगे हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में कई आतंकवादियों को खुलेआम मार दिया जाता है। देन हम हमजा को भी देखते हैं जो कई लोगों को सीधा मौत के घाट उतार देता है, जिनमें जावेद खनानी और मिस्त्री भी शामिल थे। मिस्त्री को मारने से पहले हमजा उसकी बातचीत अजय सान्याल से करवा देता है। अजय के कहने पर मिस्त्री भारत माता की जय बोलते हुए मारा जाता है। इसके बाद समय आगे बढ़ता है और इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है और उसे एक करारा जवाब दे देता है। इसी दौरान आतिफ अहमद को भी किसी ने गोली मार दी और उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच हमें साजिया नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो एक आतंकी को हॉस्पिटल में जहर का इंजेक्शन देकर मार देती है। साथ ही वो हमजा को एक जहर देती है जिसे छूने भर से इंसान की हालत गंभीर हो सकती थी और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। अगर कोई चेक करता तो सबको लगता कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। असल में साजिया ये जहर हमजा को देती है क्योंकि वो दाऊद को मरवाना चाहती थी, लेकिन हमजा चाहकर भी दाऊद को इसे नहीं लगा पाता क्योंकि उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। वहीं दाऊद को लगता है कि हालात बदल रहे हैं, इसलिए वो इकबाल से कहता है कि इंडिया में कुछ आतंकवादी भेजकर हमला करवा दो। इकबाल को हमजा की जरूरत होती है क्योंकि उसे बड़ी मात्रा में हथियार चाहिए थे इंडिया में आतंकवादी से हमला करवाने के लिए। इसी वजह से इकबाल हमजा को बुलाता है और वहाँ पर बड़े बड़े आतंकवादी भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसी बीच उमार को हमजा पर शक हो जाता है। वो एलेना के पास जाता है और उसके बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर पूछता है कि हमजा कौन है। एलेना उसे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मजबूरी में वो उसे बता देती है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। और अब ये सारी बातें ओमान इकबाल को बता देता है, जिसके बाद इकबाल हमजा से कहता है कि हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आ जाओ।
तो हमजा रिजवान के साथ इकबाल के पास पहुंच जाता है हथियारों की डिलीवरी देने के लिए। रिजवान पैसे लेकर बाहर चला जाता है और इकबाल को पहले से पता था कि हमजा आया है। वो तुरंत हमजा को घेर लेता है और बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन हमजा यहाँ पर सब कुछ पहले से ही प्लान करके आया था। उसने अपनी तरफ सारी बलोच आर्मी को भी कर लिया था और 5 मिनट के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एक्चुअली जो हथियार इकबाल को दिए गए थे उनमें से सारे बम फट गए थे। हमजा वहां से निकलता है और इसी के साथ उसके और इकबाल की सीधी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं बाहर पूरी बलोच आर्मी पहले से ही हमजा की साइड खड़ी थी, इसलिए पूरा माहौल हमजा की पक्ष हो जाता है और अब बलोच की पूरी फौज इकबाल और उसके आतंकवादियों पर टूट पड़ती है। गोलियां, ब्लास्ट और हड़कंप मच जाता है। डर के मारे इकबाल बाहर भागने लगता है और हमजा उसका पीछा करता है। आखिरकार हमजा उसे पकड़ लेता है और बहुत ही ब्रूटली तरीके से उसकी जान ले लेता है। उसके बाद हमजा आखिरी बार एलिना को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उससे और उसके बच्चे से बहुत प्यार करता है। एलिना सोचती है कि शायद हमजा पकड़ा जाएगा और काफी रोती है। ठीक उसी समय उमर वहां पर आता है और हमजा को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं आईएसएस का एक खास ऑफिसर हसन हमजा को टॉर्चर कर रहा था ताकि उससे इन्फॉर्मेशन निकल सके। तभी हसन के पास अजय सान्याल का कॉल आता है। अजय हसन से सीधे कहता है कि अगर उसने अपना एजेंट हमजा वापस नहीं भेजा तो वह ये खबर फैला देगा कि हसन ने सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपने देश की इन्फॉर्मेशन इजराइल को बेची है। एक्चुअली अजय के पास हसन का एक ऐसा वीडियो था और अब जब हसन ने वीडियो देखा तो वो हमजा को वापस हिंदुस्तान सौंपने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसे ये इल्जाम किसी पर तो लगाना था। इस पर हमजा कहता है कि उजैर किस दिन काम आएगा। इस पर हसन और बाकी लोग इल्जाम उजैर पर डाल देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद हमजा को छोड़ दिया जाता है और उसे लेने के लिए एक कार आती है। जब हमजा उस कार में बैठता है तो अंदर जमाली होता है। हमजा ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि जमाली वो एजेंट था जो पिछले 45 साल से पाकिस्तान में रहकर इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। एंड यहाँ पर जमाली हमजा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो पॉइजन तुम दाऊद को लगाने वाले थे वो जमाली ने पहले ही दाऊद को लगा दी है, इसलिए दाऊद अभी बिस्तर पर तड़प रहा होगा। हमजा उससे पूछता है कि एलिना और उसके बच्चे का क्या होगा। जमाली बताता है कि इस वक्त उसके बारे में सोचना ठीक नहीं है और हमजा के लिए बेहतर यही होगा कि वो उन्हें भूल जाए। साथ ही जमाली कहता है कि हमजा ने अब तक बहुत काम कर लिया है, इसलिए अब कुछ दिन के लिए तुम आराम कर लो। वो कहता है अभी तो बस शुरुआत है। इसके बाद हम हमजा को देखते हैं जो दोबारा से जस्सी बन जाता है और इंडिया अपने गाँव लौट जाता है। गाँव जाकर वो देखता है उसकी माँ, बहन और बच्चे सब लोग ये मान चुके थे कि जस्सी की मौत हो चुकी है और वो लोग अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे। ये देखकर जस्सी डिसाइड करता है कि वो सीधे घर वापस नहीं जाएगा। वो उन्हें दूर से ही देखता रहता है और फिर अपनी ट्रेनिंग कैंप में वापस लौट जाता है, क्योंकि अब वो एक एजेंट है और उसका अगला मिशन उसका इंतजार कर रहा था। और इसके बाद इस मूवी में हम देखते हैं जस्सी की पूरी ट्रेनिंग, उसकी स्ट्रेटजीज, मिशन प्रिपरेशन और कैसे वो एकदम तैयार होता है। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, ये थी धुरंधर द रिवेंज की पूरी कहानी। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ गाइस, धुरंधर पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वहां जाकर पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।